दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कस्टमर बेस, जो लगातार कम हो रहा है। और अब फिर से जो मार्च के आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। यानी लगातार वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कम हो रहे। ऐसे में वोडाफोन आइडिया आगे क्या करेगा? देख सकते हो कि इस बार बीएसएनएल ने भी कमाल किया है, उसके पास कस्टमर बेस बढ़ा है, लेकिन अकेली ऐसी वोडाफोन कंपनी है जिसके लगातार कस्टमर कम हो रहे। तो अब देख सकते हो कि सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस भी शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कस्टमर का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि बहुत पिछड़ गए। अभी 4G सर्विस भी पूरे हिंदुस्तान में वो शुरू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके कस्टमर उनसे आप छिटकते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की भी संभावना हम देख रहे हैं, क्या है, कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या है रुझान इस समय बड़े फंड हाउस का स्टॉक को लेकर, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि सरकार ने खुद 10 रुपये की प्राइस से यहाँ पे इक्विटी ली है स्टॉक के अंदर, जबकि प्राइस 7 रुपये से भी नीचे है। तो क्या है आगे की संभावना, क्या वाकई स्टॉक बहुत सस्ता है? क्योंकि 11 रुपीज़ में इसका एफपीओ भी लाया गया था, जिसमें बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया है। ऐसे में क्या स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज 80,430 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 316 पॉइंट की गिरावट यानी 0.39% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। लेकिन शुरुआत बाजार की आप देख सकते हो करीब 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी। अब बहुत तेज़ी रह नहीं पाई, तो ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना, दबाव की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा जो टेंशन इस समय इंडिया पाक के बीच चल रहा है उसका भी थोड़ा सा असर तो यहाँ पे बाजार पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इसकी वजह से आप समझते हो स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन वॉल्यूम टॉपर आज भी बना हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है, क्योंकि इसके शेयरों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसीलिए लगातार वॉल्यूम टॉपर बनता है। तो यहाँ पे स्टॉक इस समय 6.76 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, 2.31% की गिरावट के। तो दो रीज़न है, एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल और दूसरी तरफ मार्च के जो इस समय लेटेस्ट ट्राई ने आंकड़े जारी किए वो इसके फेवर में नहीं है। इसकी वजह से एक माहौल यहाँ पर बिगड़ गया है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मार्च डेटा को जारी कर दिया है। डेटा से इस बात का पता चलता है कि मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की बादशाह जो है अभी भी कायम है। ट्राई के मार्च डेटा के मुताबिक फरवरी की तुलना में मार्च में वायरलेस मोबाइल यानी सब्सक्राइबर का आंकड़ा 1154.05 मिलियन से बढ़कर 1156.99 मिलियन तक पहुंच गया। इस तरह से जो वायरलेस सब्सक्राइबर की संख्या है 1160.33 मिलियन से बढ़कर 1163.76 मिलियन तक पहुंच गई है। तो मार्च में किस कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिलायंस जियो की बात, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, क्योंकि कंपनी के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। मार्च में जियो ने 21,74,000 नए सब्सक्राइबर को नेटवर्क से जोड़ा है, यानी बहुत ही भारी मात्रा में नए निवेश सब्सक्राइबर इनको मिले, जिसके बाद कंपनी के कुल सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो 49.97 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी आंकड़ा 50 करोड़ को भी छू लेगा। तो बिल्कुल जियो देख सकते हो कि इस समय बाजार में कब्जा करे हुए अपनी पोजीशन नंबर 1 पे बनाए हुए, और ये देख सकते हो कि एयरटेल है इस समय नंबर 2 पे है। तो एयरटेल का जो पायदान दूसरे पे, मार्च में एयरटेल ने 12,50,000 नए सब्सक्राइबर को नेटवर्क से जोड़ा है। 31 मार्च तक कंपनी के पास कुल सब्सक्राइबर का आंकड़ा अगर देखें तो वो 38.98 करोड़ तक पहुंच गया है और नंबर 2 पे आ गया है एयरटेल। तो जहाँ तक एक और रिलायंस और जियो एयरटेल ने नए सब्सक्राइबर को नेटवर्क से जोड़ा, तो वही दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया ने पुराने सब्सक्राइबर को भी गंवा दिया। यानी जो कस्टमर है वो सारे के सारे इस समय वोडाफोन आइडिया के जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने मार्च में 5,41,000 सब्सक्राइबर गंवा दिए, यानी लगभग 5.5 लाख जो आप सब्सक्राइबर देख सकते हो जो उनके यूजर्स थे
वो उनसे मुंह मोड़ के चले गए दूसरी कंपनियों की तरफ, जिसके बाद कंपनी का कुल सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो 20.53 करोड़ तक पहुँच गया है। याद दिला दें कि फरवरी में कंपनी ने 20,000 सब्सक्राइबर को गंवाया था। तो लगातार आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर की संख्या कम हो रही है। दूसरी तरफ सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। फरवरी में कंपनी ने 5.67 लाख सब्सक्राइबर गंवाए थे, लेकिन मार्च में कंपनी ने बढ़िया वापसी की है। मार्च में 49,177 नए सब्सक्राइबर BSNL नेटवर्क से जुड़ गए। तो फरवरी महीना ठीक नहीं था कंपनी के लिए, आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर कम होते, लेकिन मार्च महीने में तूफानी फिर से यहाँ पे निवेशकों की बढ़त देखने को मिली। और इसके पीछे वजह कि कंपनियां 4G सर्विस तेज़ी से शुरू कर 5G की तरफ भी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है टैरिफ, दूसरी कंपनियों का टैरिफ काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे काफ़ी कम चार्ज है, जिसकी वजह से भी लोग यहाँ पे जो है एक सिम कम से कम BSNL की लेना पसंद करें। तो नए सब्सक्राइबर BSNL के नेटवर्क से जुड़े, जिसके बाद अब 31 मार्च तक कंपनी के कुल सब्सक्राइबर 9.10 करोड़ तक पहुंच गए। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर जितने उसके आधे तो BSNL के पास भी है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि दो कंपनियां मिलकर, जिसमें वोडाफोन आइडिया अलग है और ये आइडिया कंपनी अलग है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की, और वोडाफोन अलग है। दोनों का मर्जर होने के बाद भी स्थिति ये है कि वो बहुत नीचे आ गई, जबकि उनको नंबर 1 बनना था बाजार में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। स्थिति काफ़ी नीचे आ गई उनकी। ऐसे में आप देख सकते हो उनके लिए आने वाला जो समय है और मुसीबतों भरा हो सकता है। अब जो है उनके लिए कसौटी वो है रिजल्ट। अगर रिजल्ट में कुछ बेहतर आंकड़े होंगे तो यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो देखो कि दिसंबर क्वार्टर में 11,366 करोड़ की टोटल इनकम बताई थी। सितंबर में ये 11,232 करोड़ के आसपास थी। तो इनकम बढ़ी है, ये बात तो है, भले कम, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बढ़ी है। TI ग्रोथ की बात करें तो 1.20% अप था दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर में ये 4.34% अप था, यानी TI ग्रोथ में कमी आई है। टोटल खर्च की बात करें तो 12,033 करोड़ का खर्च बताया दिसंबर क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर की बात करें ये 11,786 करोड़ के आसपास था, यानी सितंबर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में खर्च बढ़ा है। TE ग्रोथ की बात कर ले तो 2.10 अप था दिसंबर में, सितंबर में ये 0.97% अप था। एबिटाडा की बात करूँ -666 करोड़ के आसपास बताया था दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में -554 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो दिसंबर क्वार्टर में 6,609 करोड़ का लॉस बताया, सितंबर क्वार्टर में 7,175 करोड़ का लॉस था, यानी लॉस में कमी आई है। ये एक थोड़ी सी राहत वाली बात जरूर है। एबिटाडा मार्जिन -5.87% था, जो सितंबर में 4.97% माइनस था। नेट प्रॉफिट मार्जिन -58.15% बताया दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 63.89% माइनस था। और बेसिक EPS 0.95 रुपीज़ माइनस में था, जो सितंबर में -1.03 रुपीज़ था। तो कुल मिला के कुछ स्थिति ठीक हुई है सितंबर के मुकाबले दिसंबर में। आशा कि इस बार कुछ और बेहतर स्थिति होगी तो फिर यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।